जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नोस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 6 और डी 7। तो दोस्तों याद रखें कि 3 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, 3 भारतीय शांति रक्षक जिन्होंने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन 129 सैन्य पुलिस और नागरिक कर्मियों में शामिल हैं जिन्हें ड्यूटी के दौरान साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र पदक कितने लोगों को दिया गया? 129 लोगों को दिया गया, इस साल सम्मानित किया गया और यह मरणोपरांत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वालों में कॉर्पोरल युवराज सिंह, नागरिक शांति रक्षक इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव शामिल हैं। कॉर्पोरल युवराज सिंह दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत थे, जबकि नागरिक शांति रक्षक इवान माइकल पिकार्डो UNAMISS के साथ एक नागरिक शांति रक्षक के रूप में जुड़े थे। मूलचंद यादव इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन से जुड़े थे। तो दोस्तों याद रखें कि कौन कहाँ था। तो युवराज सिंह कहाँ थे? दक्षिण सूडान में थे, जबकि दूसरे हैं इवान माइकल जो कि पिकार्डो UNAMISS के साथ जुड़े थे, और तीसरे हैं मूलचंद यादव जो कि इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन से जुड़े थे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, IBF का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, बी इंडियन वेवियर फाउंडेशन, सी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन और डी इंडियन बेस्ट डिजिटल फाउंडेशन। तो दोस्तों याद रखें कि IBF का नाम बदलकर हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया जा रहा है, क्योंकि यह सभी डिजिटल खिलाड़ियों को एक छत के नीचे लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करता है। IBDF डिजिटल मीडिया से संबंधित सभी मामलों को संभालने के लिए एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने की प्रक्रिया में है। तो दोस्तों यहां से आपको सबसे ज्यादा यही याद रखना है कि IBF का नया नाम क्या है? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 28 मई, बी 29 मई, सी 30 मई और डी 31 मई। तो दोस्तों याद रखें कि अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, नेपाली तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने इसी दिन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो नेपाली तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी हैं, यह माउंट एवरेस्ट पर फतह पाने वाले पहले इंसान हैं। दोस्तों, तो इन्होंने कब यह फतह हासिल की थी? 1953 में, वह भी 29 मई को ही। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले इंसान थे। नेपाल ने 2008 में उस दिन को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया जब प्रसिद्ध पर्वतारोही हिलेरी का निधन हुआ था। तो दोस्तों 2008 में किनका? एडमंड हिलेरी का निधन हो गया था और तब से ही इसको मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया नेपाल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस को। और कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 मई को। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2008 से। अब माउंट एवरेस्ट के अन्य नाम देखें दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है तथा तिब्बती नाम चोमोलुंगमा है। बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है चोमोलुंगमा, और नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सोना कहां मिला है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी भारत। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सोना जर्मनी में मिला है। दोस्तों, जर्मनी में खुदाई के दौरान दुनिया के सबसे पुराने सोने के आभूषण पुरातत्व विभाग को मिला है। पुरातत्व विभाग के अनुसार इसे 3800 साल पुराना बताया जा रहा है। यह गहना 20 साल की महिला के कब्र से निकाला गया है। तो दोस्तों यह गहना लगभग कितने साल पुराना है? 3800 साल पुराना। अब हम जर्मनी के बारे में विस्तृत तौर पर समझेंगे, तो सबसे पहले हम जर्मनी को
मैप पर देखते हैं दोस्तों, और जर्मनी के जैसे हमें दिख रहे हैं पड़ोसी देशों को अगर देखें तो पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड ऐसे है, और ऊपर में डेनमार्क भी है। अब जर्मनी के बारे में अन्य जानकारी देखते हुए दोस्तों देखेंगे तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जर्मनी की मुद्रा यूरो है, जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर है। जर्मनी की उत्तरी सीमा पर उत्तरी समुद्र, डेनमार्क और बाल्टिक समुद्र हैं, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। दोस्तों जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वह स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, तो आपको यह बहुत अच्छे से याद रखना है कि बर्लिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो स्प्री नदी के किनारे। और जर्मनी में ही वोस्जेस पर्वतमाला है जो जर्मनी और फ्रांस की प्राकृतिक सीमा बनाती है। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जर्मनी और फ्रांस की प्राकृतिक सीमा कौन सी पर्वतमाला बनाती है, तो वोस्जेस पर्वतमाला। जर्मनी में ही ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला स्थित है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, और ऑप्शंस होते हैं पर्वतमाला, घास का मैदान, जंगल और कुछ भी। तो आपको याद रखना है कि ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वतमाला का नाम है, और यह कहाँ है, तो जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला से ही डैन्यूब नदी का उद्गम होता है, जो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके किनारे 5 देशों की राजधानी बसी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जिसके किनारे 5 देशों की राजधानी बसी है, तो डैन्यूब नदी, और डैन्यूब नदी का उद्गम कहाँ है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला से है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है, जिन्होंने 1990 में जर्मनी का एकीकरण किया था। तो दोस्तों याद रखें कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, बिस्मार्क को जाता है। इन्होंने कब जर्मनी का एकीकरण किया, तो 1990 में किया दोस्तों। और साथ ही यहां से याद रखें कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए यह बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला कौन बनी है। आपके ऑप्शन है ए तसांग इन हंग, बी हेनरी केयांग, सी श्यांगबो और डी भारती सेन। तो दोस्तों याद रखें कि एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला तसांग इन हंग बन गई हैं। दोस्तों हांगकांग स्थित पर्वतारोही तसांग इंग हंग ने महज 26 घंटे से कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। 44 वर्षीय तसांग ने 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में 8,848.86 मीटर, लगभग 29,031 फीट, तो यह एवरेस्ट की ऊंचाई है, आपको याद रखनी है, माउंट एवरेस्ट को फतह किया। हिमालय की चोटी पर चढ़ने का यह उनका तीसरा प्रयास था। 2017 में तसांग पर्वत शिखर की चोटी पर पहुंचने वाली पहली हांगकांग महिला बनी थी। तो यहां से यह पॉइंट याद रखें कि पहली हांगकांग महिला जो कि एवरेस्ट की शिखर तक पहुंची कौन है, तो तसांग इन हंग है। दोस्तों इसके आगे देखें तो इससे पहले एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला का रिकॉर्ड नेपाली फुंजो झांगमू लामा के नाम था, जिन्होंने 2018 में 39 घंटे 6 मिनट में चढ़ाई पूरी की थी। तो दोस्तों इसके पहले यह किसके नाम था रिकॉर्ड, तो फुंजो झांगमू लामा जो कि नेपाल की थी, और अब यह रिकॉर्ड किसके नाम है, तो तसांग इन हंग के नाम जो कि हांगकांग की हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एरोस्पेस कंपनी ने फॉल्कन 09 रॉकेट से हाल ही में स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए इसरो, बी ईसा, सी नासा और डी स्पेस एक्स। तो दोस्तों याद रखें कि स्पेस एक्स एक ऐसी एरोस्पेस कंपनी है जिसने हाल ही में फाल्कन 09 रॉकेट से हाल ही में स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है। दोस्तों एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से फाल्कन 09 रॉकेट से हाल ही में स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक अन्य सेट शामिल है। दोस्तों हम नजर डालेंगे स्पेस एक्स की तरफ, तो आपको बता दें कि स्पेस एक्स की संस्थापक और सीईओ वर्तमान में एलॉन मस्क हैं। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी तथा स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी हरदीप सिंह पुरी और डी मनसुख मांडविया। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में मनसुख मांडविया ने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री, दोस्तों याद रखें कि मनसुख मांडविया कौन है वर्तमान में, तो केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री हैं। ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, तो कहां के, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत, आपको याद रखना है, तो की उपस्थिति में पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग
फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है। उन्होंने घोषणा की है कि पुराने गोवा और पंजिम को जल्दी फेरी और क्रूज सेवाओं से जोड़ा जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आपके ऑप्शंस है ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें आपको लगभग 50 फैक्ट कवर होंगे और अभी आपको आगे दिखा दूंगा। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को राज्य की सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में आवंटित किए हैं। साथ ही राज्य को 1,185 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी की गई है। अब नजर डालेंगे दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश की तरफ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश यह बीच भारत में या मध्य प्रांत में स्थित एक राज्य है, जिसकी सीमाएं अगर देखें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से इसकी सीमाएं लगती हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की अब विस्तृत जानकारी देखेंगे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के अगर हम पड़ोसी राज्य देखें दोस्तों तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश में बहने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ महत्वपूर्ण नदियाँ देखें तो नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सोन और चंबल यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसके आगे अगर हम आपको और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान बताएं तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मध्य प्रदेश में स्थित बांध देखें अगर दोस्तों तो मध्य प्रदेश में स्थित कौन कौन से बांध है? गांधी सागर बांध भारत के चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है। और बांध कहाँ है? तो मंदसौर, नीमच जिलों में स्थित है। कौन सा? गांधी सागर बांध, जो कि किस नदी पर है? चंबल नदी पर। दूसरा बांध है दोस्तों बाणसागर या बाणसागर बांध, मध्य प्रदेश में गंगा बेसिन में स्थित सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तीसरा है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 प्रमुख बांधों में से एक बरगी बांध पहले पूर्ण किए गए बांधों में से एक है। तो नर्मदा नदी पर सबसे पहले कौन सा बांध बना था? बरगी बांध बना था। और यह कहाँ बना है? तो जबलपुर के पास बना हुआ है दोस्तों, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आखिरी है यहाँ का बांध दोस्तों बाड़ी तहसील रायसेन जिले में बारना नदी पर बरना बांध एक गुरुत्वीय बांध है। तो मध्य प्रदेश में स्थित गुरुत्वीय बांध कौन सा है? बरना बांध है, जो कि किस? बन्ना नदी पर है। अब मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें दोस्तों तो यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। किसने दिया है दोस्तों? यूनेस्को ने। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ओरछा और ग्वालियर यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की गई। दोस्तों कहाँ की गई भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। मध्य प्रदेश सरकार देश का पहला हीरा संग्रहालय छतरपुर जिले के खजुराहो में बनाने जा रही है। तो दोस्तों याद रखें कि मध्य प्रदेश सरकार ने देश का पहला हीरा संग्रहालय कहां बनाया है? तो छतरपुर जिले के खजुराहो में। मध्य प्रदेश में स्थित यहाँ पर रेवा नहीं रीवा होगा, तो रीवा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना से दिल्ली मेट्रो को बिजली दी जा रही है। कौन सी मेट्रो को दी जा रही है दोस्तों? दिल्ली मेट्रो को। भारत का पहला मकई महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ। तो भारत का पहला मकई महोत्सव कहां हुआ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित भारत के पहले गौ अभ्यारण्य, तो भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहां? कामधेनु गौ अभ्यारण्य आगर मालवा जिले में मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। का निजीकरण किया जाएगा। आगर मालवा जिले मध्य प्रदेश में स्थित इस कामधेनु गौ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। तो कब हुई है दोस्तों इसकी स्थापना? वर्ष 2017 में। और तथा लागत क्या थी? तो 32 करोड़ रुपए की लागत से की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और देखेंगे दोस्तों यहाँ के, तो भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल नगर निगम बीएमसी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने भोपाल मध्य प्रदेश में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित कहां किया गया? तो भोपाल में किया गया। विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक सम्मेलन आलमी तबलीगी इज्तिमा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व का यह सबसे बड़ा इस्लामिक सम्मेलन था। कौन सा? आलमी तबलीगी इज्तिमा,
और यह कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। सार्वजनिक बाघों वाले राज्य को का गौरव प्राप्त करने के बाद अब मध्य प्रदेश सर्वाधिक घड़ियाल वाला राज्य भी बना हुआ है। साथ ही दोस्तों याद रखें कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा प्राप्त, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि चूंकि इंदौर ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसके बाद इंदौर शहर को सैनिटाइजर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो दोस्तों अगर ड्रोन के इस्तेमाल से शहर को सैनिटाइज करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो इंदौर बना है। दोस्तों मध्य प्रदेश से अन्य अगर हम तथ्य देखें तो मध्य प्रदेश सोयाबीन तथा दलहन का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। साथ ही मध्य प्रदेश में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडारण है। भारत में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। दोस्तों सतना में विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी खोला गया, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है, और भारत के 18 बायोस्फीयर में से 3 मध्य प्रदेश में है। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। साथ ही सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश ही है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वह भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अगर हम उपनाम देखें तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट और हृदय प्रदेश कहा जाता है। साथ ही अगर मध्य प्रदेश का हम राजकीय खेल देखें तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है, जिसे 2013 में घोषित किया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात हाई कोर्ट, बी पंजाब हाई कोर्ट, सी महाराष्ट्र हाई कोर्ट और डी केरल हाई कोर्ट। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में केरल में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 6 साल पुराने फैसले को पलट दिया है, जबकि बाकी बची 20% स्कॉलरशिप ईसाइयों को दी जा रही है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 31 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बी विश्व विज्ञान दिवस, सी विश्व एड्स दिवस और डी विश्व टीबी दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 31 मई को विश्व भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को तंबाकू से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों इस वर्ष की अगर थीम देखें हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, तो आपको बता दें कि कमिट टू क्विट तंबाकू है। दोस्तों क्या इस वर्ष की थीम है? कमिट टू क्विट तंबाकू निषेध दिवस का थीम रखा गया है। और आज के तंबाकू निषेध दिवस से आपको आगे बताएं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन किसके द्वारा मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस? WHO के द्वारा। किस सदस्य राज्यों ने 1987 में पहला विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया था? तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है कि पहली बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 1987 में मनाया गया। दोस्तों अब हम देखेंगे आज के वनलाइनर करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आज के वनलाइनर करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स देखेंगे कि अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में क्रिस्टीन बरमूथ की पुष्टि की। तो दोस्तों किसको बनाया जा रहा है पहला महिला सेना सचिव? अमेरिकी सेना द्वारा अमेरिकी सीनेट ने जिनकी नियुक्ति की है उनका नाम है क्रिस्टीन बरमूथ। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत कुमार यादव और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। तो दोस्तों तीसरा वन लाइनर करंट अफेयर्स क्या है आप बहुत अच्छे से पढ़ें। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रॉ के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? सामंत कुमार गोयल। और इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब IB के प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार। इन दोनों का कार्यकाल 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों इतिहास का लॉरेंस डेस कोर्स 228 वर्ष में पेरिस फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो दोस्तों कौन बनी है? लॉरेंस डेस कोर्स बनी है, जो कि 228 वर्षों के इतिहास में जो पेरिस फ्रांस में स्थित लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है तो आपको याद रखना है लूव्र संग्रहालय। और कहाँ स्थित है मतलब? तो दोस्तों अच्छे से याद रखें कि फ्रांस में स्थित है। देखते हैं आज का आखिरी वन लाइनर करंट अफेयर्स दोस्तों। तो टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64% हिस्सेदारी खरीदी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बिग बास्केट में सबसे ज्यादा शेयर किसका है तो टाटा डिजिटल
डिजिटल का है और बिग बास्केट में 64% हिस्सेदारी किसने खरीदी, तो टाटा डिजिटल ने। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब अपना इस क्लास का फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।